गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, और मैं यूँ कहूँ तो कि हम आज से शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत को। तो मैं आपको बता दूं हमें मतलब दिल्ली सल्तनत को हम किस तरीके से देखने वाले हैं। तो मैंने ऐसे सोचा है कि पहले तो हम जो पांचों डायनेस्टी हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है हम उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में फिर एक कंप्लीट क्लास में हम उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पूरा देख लेंगे दिल्ली सल्तनत का। ओके, तो मैंने सोचा है कि जो पहली क्लास रहेगी इसमें हम सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी है उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे। सेकेंड क्लास में हम जो खिलजी डायनेस्टी है उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को, और तीसरी क्लास में हम जो तुगलक डायनेस्टी है उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे। और फोर्थ क्लास में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सैयद और लोदी डायनेस्टी इन दोनों को एक साथ देख लेंगे, क्योंकि दोनों की मतलब जो सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी काफ़ी बड़ी भी नहीं है, तो इस वजह से हम इन दोनों को एक क्लास में क्लब कर लेंगे। और जो हमारी फिफ्थ क्लास रहेगी उसके अंदर हम पूरा दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो हमारी दिल्ली सल्तनत तक की स्टोरी रहेगी, उसके बाद का आगे हम जब समय आएगा तब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत, जैसा कि हमने पहले देखा था, सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण की जो शुरुआत होती है तो मोहम्मद बिन कासिम के काल से, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला आक्रमण किया जाता है 712 ईस्वी में। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं महमूद गजनी का आक्रमण होता है, और उसके बाद में मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के साथ में हमने देखा था कि बख्तियार खिलजी जो है वो पूर्वी भारत की ओर जाता है, जहाँ पे वो बंगाल बिहार उड़ीसा में जाकर के तबाही मचाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि ऐबक है वो उसके नॉर्दर्न पार्ट्स जो रीजन है उन पे कंट्रोल जमाता है। तो यही ऐबक ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वही व्यक्ति है जो भारत के अंदर गुलाम डायनेस्टी की स्थापना करता है। गुलाम क्यों? क्योंकि ये अपने आप को मतलब ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इन्होंने मतलब इतिहासकारों ने इसको गुलाम वंश करके पुकारा है। तो गुलाम वंश में हम तो ये देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक के बीच के टाइम पीरियड को कहते हैं। और इसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद और फिर लोदीज आते हैं, और उसके बाद में शुरुआत होती है मुगल एरा की। तो वो जब आएगा तो हम उसका टाइम फ्रेम अलग से सेट करेंगे। फिर अभी हमारा केवल टारगेट है दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करना। ओके, तो देखते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। एक्चुअली ममलूक ना एक तरीके के स्पेशल स्लेव्स हुआ करते थे, तो जिनका उपयोग जनरली सैन्य कार्रवाइयों में लिया जाता था। और जो लोअर कैटेगरी के जो स्लेव्स होते थे उनका उपयोग जो खाना बनाने और डेली एक्टिविटीज़ कराने में लिया जाता था, इसलिए इन गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। तो एक फैक्ट तो आपको याद रखना, ममलूक वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को। संस्थापक हमें पता ही कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, और उसके बाद में 1210 तक रूल करता लंबे समय तक, लेकिन किस्मत को और कुछ मंजूर था। और 1210 में अचानक से जो पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती घोड़े से गिर करके। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं इल्तुतमिश आता है। तो जो इलबरी डायनेस्टी की स्थापना करता है, एक्चुअली में ये गुलाम वंश के ही अंतर्गत आती है। ये जैसे ममलूक वंश का हमने देखा ना, ये भी एक तरीके के स्पेशलाइज्ड जो दास हुआ करते थे, ऐसे ही ये इलबरी एक जनजाति हुआ करती थी मध्य एशिया की। तो ये इल्तुतमिश उससे एसोसिएटेड था, तो इसलिए इसने अपने आप को इलबरी वंश से संबंधित बताया है। तो जनरली 1211 से 1266 तक, यानी कि इल्तुतमिश के जो परिवार वाले हैं वो जब तक रूल करते हैं तो उस टाइम तक को हम इलबरी वंश प्रथम कहते हैं। और द्वितीय इलबरी वंश ये बलवन, तो बलवन का टाइम पीरियड आता है। बलवन भी तुर्की था, तुर्किश गुलाम था, लेकिन चूंकि वो अपने आप को इल्तुतमिश से अलग दिखाना चाहता था, अपने आप को सुपीरियर और इनसे सुपीरियर दिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को द्वितीय इलबरी वंश के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और हम देखते हैं फिर इसके बाद में बलवन का जो टाइम मतलब जो उनकी डायनेस्टी है वो 1266 से 1290 तक चलती है। आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, ममलूक वंश भी गुलाम वंश ही है, ये इलबरी ये भी गुलाम वंश के अंतर्गत ही आते हैं बस। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था इसका, तो 1206 से 1210 तक रूल करता है ये। और इसके सामने जब ये रूल कर रहा था तो ऐसा नहीं कि गद्दी आई भारत में और उन्हें सब कुछ परोसा परासा मिल गया। इनके लिए मतलब कई सारी जो लोकल ताकतें थी उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया, जिसमें हम देखते हैं कि राजपूतों ने भी इनका विरोध किया। मुल्तान का जो गवर्नर था कुबाचा, उसने भी इनका विरोध किया, और गजनी का जो शासक था यल्दोज, उसने भी इसका विरोध किया। वो चाहता था कि उसके क्षेत्रों को छीन करके इसको भगा दे वहाँ से। लेकिन हर कोई अपनी सत्ता को स्टेबल करने के लिए प्रयास तो करता ही, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो इसने भी शुरुआत में अपने को कंसोलिडेट करने का प्रयास किया, और अपनी जो राजधानी है वो लाहौर में बनाई, और वहीं से रूल करने का प्रयास किया। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था ये मोहम्मद गौरी का तुर्की गुलाम था। ममलूक जो मैंने बताया भी आपको कि स्पेशल टाइप के स्लेव्स हुआ करते थे जिनका उपयोग सैन्य सेवाओं में लिया जाता था। और जब ये सत्ता में आता है तो क्या कहते हैं, कई सारी जो लोकल ताकतें थी उन्होंने
इसको दबाने का प्रयास किया, तो उसमें गजनी का यल्दौज, राजपूतों ने विरोध किया, और मुल्तान का खुवाचा। और इसने क्या किया, तो यल्दौज को तो पराजित कर गजनी के साथ संबंधों को समाप्त कर लिया था कि भाई तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, अब इस तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं है। और इसने सुल्तान की पदवी भी धारण की तथा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। मैंने बताया आपको, लाहौर को राजधानी बनाता है ये। और ये काफ़ी नेकी और दरिया दिली वाला इंसान था, भर भर के लोगों के बीच में जा करके मतलब दान दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। और भारत में पहली मस्जिद भी इसी के द्वारा बनवाई जाती, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है। और आप देख सकते हैं ये वाली, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। ये मस्जिद है दिल्ली के अंदर ये। और इसी के टाइम पीरियड में एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया जाता है। एक्चुअली में ये पहले जैन मंदिर हुआ करता था, लेकिन ये बाद में उसको तोड़वा करके मस्जिद में कन्वर्ट कराता है। और कहा जाता है कि ये 2.5 दिन में बन गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक मेला लगता था, तो वो मेला 2.5 दिन चलता था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो नाम के पीछे कई सारी स्टोरीज़ हैं, तो वो हमारे काम की नहीं फिलहाल, बस नया रखना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, अजमेर में। और ये उसको मस्जिद में किसने कन्वर्ट कराया था, ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसमें एक बात याद रखिए कि 2.5 दिन के झोपड़ा पे, मतलब जो भी है ये अजमेर के अंदर, इस पे ना, इसकी दीवारों पे हमें एक नाटक लिखा मिलता है। तो वो नाटक कौन सा है, पहले नाम तो याद रखना, हरिकेली नाटक लिखा मिलता है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और किसने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। ये चौहान शासक थे, विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने लिखा था, मतलब लिखवाया था इन्होंने। तो मूल रूप से ये 12वीं शताब्दी से पहले चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय और जैन मंदिर था। ये पहले मैंने बताया जैन मंदिर था, और लेकिन बाद में से मस्जिद में बदल दिया जाता है। और कौन सा नाटक, हरिकेली नाम याद रखिएगा। अभी तक पूछा नहीं गया ऐसा फैक्ट, लेकिन पूछा जा सकता है, संभावना बनी रहेगी। संरक्षक के तौर पे ये अपने आप में खुद विद्वान तो नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसने 1-2 विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें नाम अपने को याद रखना है। एक तो हसन निज़ामी का, इन्होंने ताज उल मासिर करके एक रचना लिखी है। ताज उल मासिर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बस नाम याद रखना है, हसन निज़ामी, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके मतलब ये मुरीद हुआ करते थे। और बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती तो इनकी याद में ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू करवाते हैं। लेकिन बाद में उससे पहले इनकी भी मृत्यु हो जाती, तो इस वजह से इसका निर्माण कार्य जो है वो इल्तुतमिश पूरा करवाता है। देखा हमने 1210 में चौगान खेलते समय, या पोलो, जिसको हम पोलो भी कहते हैं, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका बेटा आता है आराम शाह। ये ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाता। इसकी वजह ये थी क्योंकि ये तो अयोग्य और कमज़ोर शासक था, और तुर्की अमीरों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और तो उस समय जो बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, और जो जनरली कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, तो इसको अमीरों द्वारा बुलाया जाता है कि भाई तुम आके कंट्रोल करो। इनको लगता था कि ये हमारी बात मानेगा, क्योंकि हम इसको किंग मेकर की तरीके से बैठा रहे हैं ना, तो इस वजह से तो ये आराम से इसको हटा दिया जाता है, और इल्तुतमिश आकर के गद्दी को संभालता है 1210। तो 1210 से 1236 तक का टाइम पीरियड इल्तुतमिश का है। और यूँ कहूँ तो कि गुलाम वंश को, या कहूँ दिल्ली सल्तनत को, मतलब जो कंसोलिडेट करने का जो मेन टास्क जो कंप्लीट किया था, वो इल्तुतमिश ही था। वास्तविक संस्थापक अगर कहूँ तो इल्तुतमिश ही था। तो हमने देखा था कि ये इलवरी जनजाति से संबंधित था, ऐबक का दामाद था, प्लस गुलाम भी था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इसने पहला काम तो ये किया कि राजधानी लाहौर से हटा करके दिल्ली लेके आया, जिससे कि मतलब सेंट्रल हार्ट ऑफ द इंडिया पे कंट्रोल जमा सके वो। दिल्ली पे लेके आया। शुरुआती 10 वर्षों तक, भाई सीधी सी बात है कि अगर आप पावर में आएंगे तो जाहिर सी बात है और लोगों को बुरा लगेगा। और बुरा लगेगा तो वो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के मामले में देखा, वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि इसके जो इल्तुतमिश के विरोधियों ने भी अपने सिर उठाना शुरू कर दिए। तो उसमें एक तो हमें देखने को मिलता है यल्दौज को लगा कुतुबुद्दीन ऐबक गया, तो अब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। खुवाचा वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और ये बंगाल बिहार पे एक रूलर था अली मर्दान, तो ये भी, इसको भी लगता है कि मैं अपने आप को स्वतंत्र कर देता हूँ। और इधर पे चंगेज़ खां के अटैक का काफ़ी मतलब भय बना हुआ था इसमें। तो हम देखते हैं कि एक एक करके वो किस तरीके से इन सबसे डील करता है। पहली बात तो यल्दौज को हराता है। 1215 में हमें तराइन का तीसरा युद्ध देखने को मिलता है। इसमें ये यल्दौज को हराता है, और उसके बाद में ये यल्दौज इधर दिल्ली की ओर आँख उठा करके नहीं देखता है। ध्यान रखिएगा, तराइन का तीसरा युद्ध है ये। इससे पहले 2 हुए थे, एक तो 1191 और एक 1192, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। फिर ये खुवाचा तो 1217 में पंजाब से इसको बाहर खदेड़ के आता है। और चंगेज़ खां, अब ये चंगेज़ खां की स्टोरी बड़ी कमाल की है। एक्चुअली में चंगेज़ खां ने क्या किया था, चंगेज़ खां ने ना
जो मध्य एशिया में ख्वारिज क्या क्या कहते हैं, ख्वारिज में साम्राज्य था। तो ख्वारिज में साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अब उसके बाद में उनका बेटा जो था ख्वारिज शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबर्नी, हाँ ये पूछा भी गया है, आई थिंक यूपीएससी में, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा लेकिन पूछा गया है। तो ये ख्वारिज शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबर्नी ये आता है इसे इल्तुतमिश से मदद मांगने के लिए। अब इल्तुतमिश को लगा कि अगर इसको मदद दी तो मैं सीधे सीधे निमंत्रण दे रहा हूँ चंगेज़ खां को, आओ भाई मेरे घर पे आके अटैक करो। तो इसने बड़ा ही कमालुद्दीन मंगबर्नी को शरण देने से मना कर दिया। और इससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो चंगेज़ खां है उसकी फेवर में काम कर रहा है, तो इस वजह से चंगेज़ खां इसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखता बाद में। तो चंगेज़ खां के आक्रमण को रोकने में इस तरीके से उसने सफल हुआ, मतलब उसने जो पॉलिटिकल गेम खेली कि हाँ भाई मैं आपको पॉलिटिकल असाइलम नहीं दूंगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा 1221 में भय था और चंगेज़ खां सिंधु नदी तक पहुंच भी गया था, लेकिन उसके बाद में ये उसको भगा देता है कि भाई नहीं, आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। और 1230 में चंगेज़ खां की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन मंगोल अपने आप में चंगेज़ खां की वजह से नहीं, मंगोल अपने आप में काफ़ी आक्रामक थे, तो इनका आक्रमण हमें देखने को मिलेगा। हाँ कब देखेंगे, जब दिल्ली सल्तनत पे कमज़ोर रूलर आएगा। हाँ देखते हैं अभी कौन आएगा, तब होता है। तो इसने यलदोज को हराया, कुबाचा और चंगेज़ खां को भी साइडलाइन कर दिया। और अब इसके बाद में अली मर्दान, तो अली मर्दान के लिए इसने क्या किया, 1225 में बंगाल और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया इसको हरा करके। तो ये भी दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन गए। अब ये राजपूतों के खिलाफ भी इसने अभियान चलाए कई सारे, लेकिन राजपूतों में इसने गुजरात के चालुक्यों पर हमला किया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो इसने फिर ज़्यादा स्टेबल, मतलब बाकी चीज़ों को तो रोक ही लिया था, तो इसने राजपूतों को थोड़ी बहुत छूट देने की सोच भी ली। तो इसके बाद में हालांकि कुछ राजपूतों को हराया भी था, जैसे रणथंबोर में जो चौहान थे उनको भी हराया था, लेकिन जो गुजरात के चालुक्य थे उनको नहीं हरा पाता है। अब देखते हैं इसका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसने क्या यूनिक बातें की थी। तो पहली बात तो कि इसने एकता व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, याद रखिएगा एकता व्यवस्था ये मुस्लिमों की देन है भारत के अंदर। हाँ इसका जिक्र कहीं और प्राचीन ग्रंथों में नहीं देखने को मिलता है। तो ये ठीक है, तो इस एकता व्यवस्था के तहत ये होता था कि वेतन के बदले जो सरकारी कर्मचारी होते थे उन्हें भूमि दी जाती थी। जब उनको भूमि दी जाती थी तो वो उन्हें फिर क्या बोलते हैं, हम इक्तेदार कहते हैं, इक्तेदार। अब इस इक्तेदार को क्या करना है, इस भूमि से राजस्व की उगाही करनी है और इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बना करके रखनी है। और इस राजस्व उगाही से भाई अपना वेतन निकालो और खर्चा निकालो जो भी तुमने एक्स्ट्रा किया है, बाकी की जो शेष रकम है वो खजाने में जाके जमा करा दो। इस जो अतिरिक्त जो रकम होती थी इसके लिए एक शब्द था फवाजिल। तो ये शब्द याद रखिएगा, फवाजिल शब्द मतलब जो एकता भूमि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व जिसको राजकोष में जमा कराना उसको फवाजिल कहते थे। और इक्तिदार का पद कैसा था, हस्तांतरणीय था, यानी कि जब तक आप सेवा में हैं तब तक इक्तिदार बने रहेंगे, अदरवाइज आपका ये पद मतलब जो भूमि है छीन करके किसी और को दी जा सकती है। तो इक्तिदारी व्यवस्था का क्लियर हुआ। एकता व्यवस्था क्या थी, सिंपल है, वेतन के बदले भूमि देना। अच्छा, इसने एक काम और किया था कि कोई भी व्यक्ति अकेले रूल नहीं कर सकता, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक जो ट्रस्टेड पीपल्स हैं, हाँ ट्रस्टेड पीपल्स की हमें एक ग्रुप चाहिए होता है जो हमें कुछ सही गलत के बीच का अंतर बताएं, हमें गाइड करें विषम परिस्थितियों में। तो इसने एक तुर्कानी चहलगानी नाम की एक संस्था बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसको 40 कुलीनों का समूह भी कहते हैं। तो इसके अंदर तुर्कानी चहलगानी, तो इसके अंदर तुर्की जो कुलीन हुआ करते थे, तुर्किश कुलीन, तो उनको ऐड किया गया इसके अंदर। और ये सुल्तान को सलाह देते थे और समय आने पर मदद भी करते थे। तो याद रखिएगा तुर्कानी चहलगानी का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश के बाद में ना ये अधिक शक्तिशाली बन जाता है। सीधी सी बात है, जिसके हाथ में पावर का नशा चढ़ जाता है तो वो बाद में भी चाहता है कि मेरी स्थिति ऐसी ही बनी रहे। हाँ जो और चेंज कौन चाहता है, जो हमेशा लॉस में रहता है वही व्यक्ति कहता है कि भाई चेंज करो, और जो हमेशा प्रॉफिट की स्थिति में रहता है वो चाहता है कि सिस्टम वैसा का वैसा ही स्टेबल बना रहे जिससे कि मेरी पोजीशन पे कोई अफेक्ट ना पड़े। तो ये बाद में किंग मेकर की भूमिका में भी आते हैं, हम देखेंगे अभी। तो 1229 में, अच्छा एक काम और करता है ये 1229 में ना, ये अब्बासिद खलीफा, बगदाद के अब्बासिद खलीफा जो उस समय मुस्लिम वर्ल्ड का एक तरीके से सेंटर हुआ करता था, तो उससे इसको मान्यता मिलती है। तो उसने मंसूर प्राप्त किया। तो मंसूर याद रखिएगा एक तरीके का रिकग्निशन है जो कि खलीफा द्वारा दिया जाता था, मंसूर अब्बासिद खलीफा द्वारा। तो इसको ये मंसूर प्राप्त करता है। इसने चांदी के अरबी सिक्के भी जारी किए, और जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें टंका कहते थे, और जीतल के जो थे उन्हें जो जीतल सिक्के थे वो तांबे के हुआ करते थे। तो इस तरीके के इसने टंका और जीतल नाम की 2 मुद्राएं चलाई थी।
दिल्ली में सुल्तानगढ़ी मकबरा भी बनवाया था, एक ये फैक्ट याद रखना है आपको, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा करवाया था। हाँ, तो पहली मंजिल केवल बनवा के चले गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में बाकी की 3 मंजिल और बनवाते हैं जी। टोटल 4 मंजिल हुआ करती थी। फिर बाद में जो फिरोज शाह तुगलक है, हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी में, तो वो इसकी 4थी मंजिल को तोड़वा करके उसको 2 में कन्वर्ट करा देता है। तो इस तरीके से वर्तमान में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है टोटल। और मिन्हास उस सिराज को इसने संरक्षण दिया था। हाँ, तो हसन निज़ामी को किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और हसन मिन्हास उस सिराज, हाँ, इसको संरक्षण भी किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसकी जो एक कह सकते हैं ना कि ब्लॉन्ड, या मैं कहूँ तो जो बोल्ड एक्ट था इसका, वो क्या था? तो इसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हाँ, ये इसका बोल्ड स्टेप था, और जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेशली जो जो तुर्कानी चहलगानी है या जो उलेमाज हैं, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी क्योंकि उसके जो पुत्र थे वो काफ़ी अयोग्य थे, उसको लगा कि मेरी बेटी ही शासन चला सकती है। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके बाद में इसका बेटा आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो ये अमीरों की मदद से सिंहासन पर बैठता है। हाँ, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1236 में ये बनता है। लेकिन मुल्तान के गवर्नर द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। ध्यान रखना, विद्रोह तभी होता है जब उनको लगता है कि इस जो स्पेसिफिक एरिया में कोई रूलर नहीं है या कमज़ोर रूलर आ गया है, तो उनको लगता है कि हम इसको हरा करके आसानी से इस क्षेत्र पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज आ जाए तो उन्हें लगा कि बस ये तो कमज़ोर शासक है, इसको हम हरा सकते हैं। तो मुल्तान के गवर्नर द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और इस विद्रोह को देख करके जो जहाँ पे विद्रोह हुआ है, अगर कोई अटैक करने वाला है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? अपने को बचाने के लिए पॉसिबिलिटी जो ढूंढते हैं कि भाई कोई आओ हमें बचाओ। तो ऐसे में रजिया निकल के आती हैं और वो अमीरों की मदद से सिंहासन पर हासिल कर लेती हैं। तो अमीरों को लगता है कि भाई ये हमसे मतलब हमारे कंट्रोल में रहेगी और हम इसको अपने तरीके से चलाएंगे, और अपने साम्राज्य की रक्षा भी हो जाएगी। तो इस तरीके से रजिया सत्ता में आती हैं। तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान आती हैं, और मध्यकालीन भारत की ये एकमात्र पहली मुस्लिम शासिका बनती हैं। इन्होंने भी अपने कई सारे जीवन में कई सारे बोल्ड स्टेप्स लिए, जैसे कि पुरुष वेशभूषा को अपनाना। और यहीं से ये कहीं ना कहीं इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इन्होंने ही जो तुर्की अमीर थे, हाँ, जो तुर्कानी चहलगानी का जो पार्ट थे, कहीं ना कहीं उनको नाराज़ करना शुरू कर दिया था। इसका इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं रजिया को उथलाने की कोशिश करने लगते हैं। तो गैर तुर्कों को कुलीन तंत्र का गठन करने का प्रयास किया, यानी कि तुर्कानी चहलगानी के विपरीत एक अपना अलग संगठन बनाने की कोशिश की है, जिसमें जो गैर तुर्कों को शामिल करने का प्रयास किया। और इसने क्या किया? अबीसिनियाई दास, यानी कि जो अबीसिनिया इथोपिया, हाँ, इथोपिया का एक दास था मलिक याकूत, हाँ, उसको एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी, अमीर ए आखुर, यानी घोड़ों का जो क्या कहते हैं, घोड़ों का जो प्रधान, उसको वो पोस्ट दे दी। तो ये बात भी कुलीनों को नामंजूर लगी। इसके बाद में इन लोगों ने वही हुआ जो होना चाहिए, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। हाँ, और 1240 में एक घटना और घटित हो जाती है कि अल्तुनिया जो सरहिंद या बठिंडा में था, हाँ, वहाँ पे विद्रोह हो जाता है अल्तुनिया के गवर्नर के अधीन। तो रजिया जाती हैं इसको बचाने के लिए, मतलब इस विद्रोह को रोकने के लिए। तो रजिया उस याकूत के साथ में जाती हैं। एक स्टोरी ये भी चलती है कि रजिया और याकूत के मध्य में कोई मतलब बीच में कोई प्रेम संबंध था। अब था नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों साथ में जाते हैं, सरहिंद की ओर निकलते हैं। रास्ते में अल्तुनिया के तुर्की अनुचर, यानी कि जो तुर्की जो उनके स्पाई हुआ करते थे, उन लोगों ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लेते हैं। लेकिन रजिया तो रजिया, फिर उन्होंने फिर से खेल कर दिया। तो उन्होंने अल्तुनिया से अपनी अदाकारी से अल्तुनिया को प्रभावित किया और उसके साथ में विवाह कर करके चलो अब हम दिल्ली की ओर कंट्रोल करेंगे जा करके। तो पहले तो अल्तुनिया चाहता था कि विद्रोह करके अपने को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश सोच रहा था। हाँ, तो सोच रहा था कि दिल्ली पे जाके मेरा कंट्रोल हो जाएगा बाद में। फिर रजिया उसको रोकने के लिए जाती हैं, हाँ, लेकिन खेल उल्टा हो जाता है, याकूत की मृत्यु हो जाती है, रजिया के गिरफ्तार हो जाती हैं। तो उसके बाद में फिर से वही कि भाई क्या बचा है जीवन में, जो बचा है उसका इस्तेमाल किया जाए, तो अल्तुनिया से विवाह कर लो। हाँ, विवाह करने के बाद वो दिल्ली की ओर निकलती हैं। लेकिन जो इन्होंने पीछे चिंगारी लगाई थी, जो कुलीन जो तुर्कानी चहलगानी है, वो अपना षड्यंत्र प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कैथल नामक स्थान पर दोनों की हत्या करवा दी। और जब इनकी हत्या हो जाती तो उसके बाद में वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए यहाँ पे जो है तुर्कानी चहलगानी किंग मेकर की भूमिका में हम देखेंगे। यहाँ पे अगले जो तीन रूलर आएंगे वो तुर्कानी चहलगानी की ही मदद से सत्ता में आते हैं, और जितने समय तक तुर्कानी चहलगानी चाहती है उतने समय तक ही सत्ता में रहते हैं। तो पहला आता है बहराम शाह। तो बहराम शाह 2 साल के लिए आएगा, 1240 से 1242 तक। इस बहराम शाह का एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है आपको याद रखना है, वो है पहला मंगोल आक्रमण। हमने देखा कि 1221 में
चंगेज़ खान आया तो था लेकिन वो भारत में एंटर नहीं किया, वो सिंधु नदी तक रुक गया था क्योंकि वो जलालुद्दीन मंगोबर्नी को पॉलिटिकल असाइलम नहीं दिया था इल्तुतमिश ने। लेकिन जब 1230 में उसकी मृत्यु भी हो जाती है चंगेज़ खान की, लेकिन चंगेज़ खान, मैंने बताया कि चंगेज़ खान अपने आप में मतलब जो था वो तो था ही, लेकिन मंगोल जो थे वो आक्रमणकारी थे ज़्यादा। हाँ, चंगेज़ तो उनका एक मतलब हेड था एक तरीके से बस। तो जब उसकी मृत्यु के बाद में किसी और ने लीड किया होगा। और मैंने बताया ना कि फिर से वही कि कमज़ोर शासक, चलो अटैक करो। तो पहला मंगोल आक्रमण हमें प्रॉपर देखने को मिलता है 1241 में। ये डेट थोड़ी याद रखिएगा। हाँ, इस तरीके का पूछा जा सकता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में पहला मंगोल आक्रमण देखने को मिला था। हाँ, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हमें पहला आक्रमण देखने को मिलता है 1241 में बैराम शाह के टाइम पीरियड में। ओके, तो फिर उसके लेकिन ये बैराम शाह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। अच्छा, मंगोलों का आक्रमण ये नहीं था कि टेरिटरी पे कंट्रोल करना है, सीधा है लूट खसोट मचाओ और वापस चलो यहाँ से। लूटना इनका मकसद था, प्राइमरी मकसद उनका। और फिर उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी कितने साल के लिए, ये 4 साल के लिए आते भाई साहब। और जो 40 था तुर्कानी चहलगानी बुकिंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं यहाँ पे और इनकी मदद से बैठते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में अब एक व्यक्ति मिलता है हमें, इस तुर्कानी चहलगानी का ये एक पार्ट है, वो व्यक्ति है बलबन। तो अब बलबन को लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जिसकी मदद से मैं सत्ता पे कंट्रोल कर सकूं। हाँ, तो उसने नसरुद्दीन महमूद, एक्चुअली में इनके काफ़ी बेटे हुआ करते, तो किसी किसी के साथ में ये आपस में सलाह मशवरा करके या सेटिंग वेटिंग बना करके उसको बैठा देते थे सत्ता में। तो नसरुद्दीन महमूद को बैठाया जाता है और इसके संरक्षक बन जाता है कौन, खुद बलबन। और एक तरीके से संरक्षक बन गया। आप किसी के लिए 2 काम कर दीजिए अच्छे, फिर उसके बाद में आप 2 काम बुरे भी करेंगे तो फिर भी वो सीधे सीधे नहीं बोल पाएगा आपको। सोचेगा चलो कोई नहीं, हो गया। तो बलबन की सहायता से ये गद्दी पर बैठता है और बलबन खुद इसका संरक्षक बन जाता है। और तुर्कानी चहलगानी, जो कि बलबन खुद था इसका मेंबर, लेकिन अब बलबन चाहेगा कि इस तुर्कानी चहलगानी के प्रभाव को धीरे धीरे कम किया जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है चीज़ें मेरे हिसाब से मॉडिफाई हों, ना कि किसी और के हिसाब से। तो बलबन, जैसा कि ह्यूमन नेचर होता है, तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो ये बलबन है। अच्छा, नासिरुद्दीन महमूद के साथ अपने जो कनेक्शंस हैं उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो भाई सीधी बात है कि भाई वैवाहिक संबंधों में बदल दो मामले को। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह नसिरुद्दीन महमूद से करा देता है, जिससे कि ये इसका दामाद बन जाता है। अब तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है इसके लिए। अब वास्तविक सत्ता पूरी तरीके से बलबन के हाथों में आ जाती है, क्योंकि ये इतना योग्य शासक नहीं था इस वजह से। अब बाद में अब धीरे धीरे होता गया, जब सारी पावर बलबन के हाथों में आ जाती है तो तुर्कानी चहलगानी को, बाकी के मेंबर्स को ये वाली बात अच्छी नहीं लगती है। तो वो चाहते हैं कि इस बलबन को हटाया जाए। तो वो नासिरुद्दीन महमूद को मतलब भड़काते हैं इस बात के लिए कि बलबन कहीं ना कहीं तुम्हारा दुरुपयोग कर रहा है, तुम्हारी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। तो बलबन को जब ये वाली बात पता लगती है तो वो कहता है तुम इसको भड़का रहे हो, ठीक है मैं इसी को साफ कर देता हूँ, फिर तो पावर मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। और बाद में बताते हैं कि नसिरुद्दीन को ये बलबन जहर दे करके मरवा देता है, अपने ही दामाद को। और इस तरीके से बलबन आता है, पूरा मतलब पावर कंट्रोल में कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, नसिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक ये शासक तो रहता है, लेकिन एक तरीके से कठपुतली शासक है। होल्ड किसके हाथ में है पावर का, तो होल्ड है बलबन के हाथों में। लेकिन बलबन जब तुर्कानी चहलगानी को पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ कर रहा है, तो उसके बाद में ये तुर्कानी चहलगानी के अन्य मेंबर जो हैं वो नसिरुद्दीन महमूद को भड़काते हैं। और जब ये वाली बात बलबन को पता लगती है तो बलबन इसको ही, नसिरुद्दीन महमूद को ही साइडलाइन कर देता है। अब बलबन आता है सत्ता में, तो इसका टाइम पीरियड 1266 से 1286 तक रहता है। अब समझिए क्या होगा, बलबन जो कि खुद तुर्कानी चहलगानी का मेंबर था, अब तुर्कानी चहलगानी नहीं चाहती कि वो बलबन शासक बने, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई उन पे आकर के कंट्रोल करे, लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं उस पर कंट्रोल करूँ। तो सीधा जीरो सम गेम है भाई, कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा और किसी ना किसी को तो कंट्रोल होना पड़ेगा। वही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब ये बलबन क्या करेगा, सबसे पहले अपने विरोधियों को हटाएगा। तो उसमें कौन है, तुर्कानी चहलगानी। तो भाई तुर्कानी चहलगानी की अब उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तुर्कानी चहलगानी का एंड करेगा। फिर और क्या करेगा, अपने आप को ना एकदम रूड दिखाओ, कठोर शासक दिखाओ, जिससे कि कोई आपके साथ में गलत करने की सोचे भी ना, उससे पहले वो भयभीत रहे। तो इसलिए ये अपने आप को काफ़ी गंभीर दिखाता था। गंभीर, ये कभी शराब भी नहीं पीता था, इस वजह से कि कहीं मैं लोगों के सामने कहीं कुछ गलत ना बोल दूं या इतना असहाय ना पड़ जाऊं जिससे कि लोग मेरा मजाक बनाने लगे। तो काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लेता है अपने ऊपर, और कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी शुरू करता है जिससे कि लोग उसके मुरीद बन जाएं। जैसे कि उसने 2 क्या कहते हैं
1 सेकेंड, 2 गतिविधियाँ शुरू की थी जिसको हम सजदा पैवोस बोलते हैं। तो सजदा का मतलब होता है साष्टांग, हाँ, यानी कि लेट करके प्रणाम करना, और पैवोस का मतलब होता है जो शासक है उसके कदमों को चूमना। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी के साथ आंख से आंख मिला रहे हैं तभी तक मिला पा रहे हैं जब तक कि आप उससे आंख आंख मिला पा रहे हैं, लेकिन वहीं आपको ज़बरदस्ती कर दिया जाए कि आपको उसके कदमों को चूमना है, तो बस फिर तो आप उसके कंट्रोल में आ ही गए, हाँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो वही बलबन ने बिल्कुल तरीके से दैवीय सत्ता के सिद्धांत का पालन किया। ये इस सिद्धांत के तहत यही होता है कि राजा धरती पे क्या है, ईश्वर की छाया है, हाँ, और इसने अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि दी। तो एक पॉइंट बनता है कि जिल्ले इलाही की उपाधि किसने दी थी? बलबन ने दी थी अपने को। इसका मतलब ये होता है ईश्वर की छाया। तो साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाया और जिले इलाही की उपाधि ली थी। उत्तरकानी शैलगानी को समाप्त भी कर दिया था, मैंने बताया था। बिल्कुल। और दरबारी अनुशासन बनाने के लिए इसने सिजदा तथा पैबोस नामक 2 प्रथाएं शुरू की थी। सिजदा मतलब साष्टांग प्रणाम, और पैबोस मतलब जो बादशाह है उसके कदमों को चूमना। इसने पारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। इस थोड़ा ये फैक्ट याद रखना, नौरोज की शुरुआत की थी, और दरबार में हंसी मजाक मदरापान आदि पर पूर्णतः रोक लगा दी। इसकी वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि वो अपने आप को गंभीर शासक के रूप में पोर्ट्रे करना चाहता था कि कोई उसका हंसी मजाक भी ना बनाए और हमेशा उससे भय रहे। एक पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में एक थिंकर है मैकियावेली। वो कहता है कि प्यार की अपेक्षा लोगों को डर से कंट्रोल करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। हाँ, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बलबन को पता होगा कि मैकियावेली ऐसा कुछ कहने वाला है। हालांकि मैकियावेली काफ़ी बाद में होता है, ये बलबन काफ़ी पहले है, लेकिन मैकियावेली इस तरीके की बात कहता है। तो एक राजा को डर के माध्यम से अपनी जनता को कंट्रोल करना चाहिए। ओके, तो हंसी मजाक पे रोक लगाई, मदरापान पर रोक लगाई थी, और गैर तुर्कों को प्रशासन से बाहर रखा। इसकी वजह ये भी है कि इंसान अपनी जो रॉयल्टी है, हाँ, जो जिसको हम रॉयल ब्लड बोलते हैं, ब्लू ब्लड कहते हैं कुछ लोग, तो उसको मेंटेन करके रखना चाहता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी ना रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो कोई भी आकर के कुछ भी कह के चला जाएगा, और जैसा कि बलबन तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, तो इसने गैर तुर्कों को प्रशासन से बाहर रखा, और कुलीनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों की भी नियुक्ति की थी कि कोई षड्यंत्र न कर रहा हो उसके खिलाफ। उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण रोकने के लिए शक्तिशाली सेना भी बनाई थी, और दीवाने अर्ज का गठन किया था। एक सैन्य विभाग बनाया था। एक्चुअली पहले सैन्य विभाग मतलब किसी अन्य विभाग के साथ में मर्ज था, तो उसको उसने अलग करके सैन्य विभाग अलग से बनाता है। तो दीवाने अर्ज किसने बनाया, क्या गठन किसने किया, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, बलबन ने किया था। न्याय प्रशासन चरम पक्षपाती था। तो भाई सीधी सी बात है, जब आप रॉयल्टी का या ब्लू ब्लड का गेम खेलेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको पक्षपात करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज कॉमनर्स जो सामान्य लोग हैं वो आपके साथ में घुल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वो देखने को मिलता है। और 1279 में एक घटना घटित होती है कि बंगाल में तुगरिल बेग का विद्रोह हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि हमने देखा कि बलबन काफ़ी लंबे समय से एक्टिवेट है, हाँ, 1246 से ही, और अब तक आते आते 1279 तक ये बूढ़ा भी हो चला था। और उत्तर पश्चिमी सीमा से कुछ अटैक्स भी हो रहे थे। तो तुगरिल बेग को लगा कि यही सही समय है, अब तो मुझे कोई अटैक रोक भी नहीं पाएगा, तो मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता हूँ। तो ये तुगरिल बेग विद्रोह करता है, लेकिन बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को यहाँ पे भेजता है और स्थिति को नियंत्रित करता है। फिर वो ये बुगरा खां यहाँ का कंट्रोल होल्ड करके रखता है। तो ये याद रखिएगा 1279 में तुगरिल बेग का विद्रोह होता है। तो एक बात कही जाती है कि इसने रक्त एवं लोहे की नीति का पालन किया, यानी कि एकदम आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, यानी किसी के साथ में कुछ भी रहमियत बरती नहीं जाएगी। अगर गुनाह किया है या राजा के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश की है तो आपको बिल्कुल तरीके से सजा मिलेगी। अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया। हालांकि ज़्यादा हमें जो स्कॉलर्स हैं नहीं देखने को मिलते, लेकिन अमीर खुसरो का नाम देखने को मिलता है, तो अमीर खुसरो को याद रखिएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सका, क्योंकि मैंने बताया ना भी कि जो मंगोल थे वो काफ़ी आक्रमणकारी थे और काफ़ी खतरनाक भी थे। तो लेकिन अब आप जब इंटरनल पॉलिटिक्स को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करोगे कि आप अपने ही लोगों से भयभीत रहते हो, तो आप आउटसाइडर्स को आमंत्रण देने का यही मतलब मौका हो जाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मंगोलों ने कई बार आक्रमण भी किए इसके टाइम पे। और इन्हीं आक्रमणों के रोकने के क्रम में इसने अपने बेटे महमूद को भेजा था, लेकिन वो मारा जाता है, और इसी की याद में 1287 में ये खुद भी मर जाता है। हाँ, तो यहाँ पे एंड होता है बलबन का, और बलबन के बाद में इसका बेटा आता है कैकुबाद।
और ये कुलीनों की सहायता से बनता है। तो यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं जो जो लेमा वर्ग है वो एक्टिवेट होता है। और कैमूर फिर उसके बाद में जो होता है कि कुलीनों की मदद से ये कैमूर्स, ये काफ़ी मतलब अयोग्य था, तो ये कैमूर्स जो था, हाँ, इसका कहीं ना कहीं इसका बेटा था, तो ये कैमूर्स क्या कहते हैं, गद्दी को हड़पना चाहता था। तो इसने कैकुबाद को हटा दिया और खुद कैमूर्स गद्दी पे आता है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, क्योंकि ये भी ऐसा ही था लंपट टाइप का। तो क्या कहते हैं, जो कुलीन लोग हैं जो जलालुद्दीन खिलजी को बुलाते हैं, हाँ, एक्चुअली में ये आरिज ममालिक था, हाँ, जो सैन्य विभाग था उसका आरिज, जो दीवाने अर्ज था तो वो सैन्य विभाग हो गया, उसका जो हेड होता है उसको आरिज ममालिक कहते थे। ठीक है, ये टर्म्स हम देखेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन देखेंगे ना उस टाइम पे, तो भी आप टेंशन ना लीजिएगा, तो हम तब देखेंगे इसको। तो आरिज ममालिक था, तो ये जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके 1290 में ये वंशवादी क्रांति करता है, कहते हैं इसको, इतिहासकारों ने कहा है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने मतलब जो वंश परंपरा चली आ रही थी कहीं ना कहीं, इसके बाद इसका बेटा, इसके बाद इसका बेटा, तो उसको एंड करता है। हालांकि ये हर डायनेस्टी में हमें देखने को मिलता है कि वंशवादी क्रांति, मतलब जो वंशवाद है वो चलता ही है। ये जलालुद्दीन खिलजी कंट्रोल में आता है और उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। यहाँ से खिलजी वंश देखेंगे हम, जिसमें 1290 से 1320 तक चलता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट दो ही रूलर देखने को मिलते हैं, एक तो जलालुद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड लगभग 6 साल तक रहता है, 1296 तक, और उसके बाद में हमें अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलता है। इतिहास भी हमें एक चीज़ सिखाता है कि आप चाहे कितनी भी मशक्क़त कर लीजिए कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आप परमानेंट नहीं रह सकते। चेंज तो आके रहेगा, चाहे बलवन हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी, और फिर चाहे औरंगजेब हो, कोई भी कितना भी क्रूर शासक आ जाए, आप कुछ समय तक के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समय बदलाव मांगता है और बदलाव आगे रहता है। ओके, तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं इस इमेज के माध्यम से। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक हमने देखा 1206 से 1210 तक, फिर ये कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर, हरीकेली नाटक किसका, बिगड़े राज 4, हाँ, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। फिर ये आराम शाह आता है, हाँ, आराम शाह इसको हटवा देते हैं। फिर इल्तुतमिश आता है, इसने तुर्कानी चहलगानी का गठन करता है। फिर ये क्या कहते हैं, मंसूर लेता है 1200, हमने देखा था 1229 में अब्बासिद खलीफा से, जो बगदाद का अब्बासिद खलीफा था उससे मंसूर, और ये दिल्ली को चंगेज खां के आक्रमण से बचाता है। कैसे बचाता है कि जो जलालुद्दीन मंगमरनी था, हाँ, ख्वारिज्म साम्राज्य का जो एक तरीके से कहते हैं कि राजकुमार, तो उसको पॉलिटिकल असाइलम नहीं देता है, एकता व्यवस्था शुरू करता है। तो एकता व्यवस्था जो राज्य कर्मचारी हैं उनको वेतन के बदले भूमि देना, हाँ, और जीतल टंका नाम की दो मुद्रा चलाता है, तो टंका चांदी का था और जीतल तांबे का था। ये थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ता है, हाँ, जब मैंने आपको 1215 बताया, तो 1215-16 दोनों चलते हैं। तो यलदौज के साथ में लड़ता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और कुतुब मीनार का जो कार्य है वो कंप्लीट कराता है। फिर उसके बाद में रुकनुद्दीन फिर हो जाता है, और इसके बाद में फिर ये लंपट था काफ़ी, तो क्या कहते हैं, हमने देखा था, मतलब एक जगह विद्रोह होता है, तो उस विद्रोह को दबाने के चक्कर में रजिया कहती है कि आप मुझे बनाइए, मैं इसको कंट्रोल करूँगी। तो उसके बाद में रजिया आती है, और रजिया मतलब काफ़ी बोल्ड स्टेप लेती है, जो तुर्कानी चलकानी को पसंद नहीं आता है। तो उसके बाद में जैसे कि अबीसिनियाई दास के साथ में इसके संबंध थे, हाँ, उसको जो अमीर आखुर बना देना, इस तरीके। लेकिन बाद में जब बठिंडा में विद्रोह होता है, तो अल्तुनिया के नेतृत्व में, हाँ, तो ये जाते हैं, लेकिन रास्ते में ये याकूत की हत्या हो जाती है, और क्या कहते हैं, रजिया को पकड़ ले जाते हैं। और फिर उसके बाद में रजिया अल्तुनिया से शादी करती है, दोनों लौट रहे होते हैं कैथल के निकट, तुर्कानी चहलगानी इसका एंड करवा देते हैं। फिर इसके बाद में बहराम शाह आता है। बहराम शाह के बारे में हमने देखा 2 साल तक रूल करता है, और इसके बारे में बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1241 में पहला मंगोल आक्रमण हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने मुल्तान तक जाकर के अटैक किया था। जो क्या कहते हैं 1221 में जो हमारा क्या नाम है जो चंगेज खां आया था, वो सिंधु नदी तक रुक गया था, लेकिन इनका मुल्तान तक आते हैं जी। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 तक, इनकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद में नसरुद्दीन महमूद, तो 1246 से 1266, और इसके में जो बलवन है वो क्या बन जाता है, इसका रीजेंट बन जाता है, यानी कि संरक्षक बन जाता है, और 1266 तक या 1262 तक मतलब उसका संरक्षक बन के रहता है, और अपनी बेटी का विवाह भी करा देता है उससे, और उसके बाद में उसको जहर दे के मरवा देता है, और खुद 1266 में होल्ड करता है, और 1287 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बलबन इसने क्या किया था, तो तुर्कानी चहलगानी का एंड कर दिया, सजदा पैबूस चलाया, और नवरोज़ त्यौहार की स्टार्ट की, और आयरन ब्लड पॉलिसी का यूज किया। इसके बाद में कैकुबाद आता है, या कैकाबाद जो भी है, फिर वो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा मारा जाता है, हाँ, और इस तरीके से खिलजी वंश की अब शुरुआत देखेंगे। तो हमने जल्दी से देख लिया, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई, ऑलमोस्ट 35 और 34 मिनट्स की क्लास हुई है।
और इस तरीके से हम अगले खिलजी डायनेस्टी को देख लेंगे। हाँ, खिलजी डायनेस्टी में हम इसलिए ये क्लास पूरी एक बड़ी हो सकती है, इसकी वजह ये कि अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, हाँ, वो दिल्ली सल्तनत से थोड़े से अलग थे, तो इस वजह से हम उनको अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही मर्ज करके देखेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर योर टाइम।